नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लागत लाभ विश्लेषण के लाभ, लागत लाभ विश्लेषण की समस्याएं एवं कठिनाइयाँ। अब तक के जितने भी लेक्चर्स हमारे लागत लाभ विश्लेषण पर हुई हैं उस पर हमने परियोजना मूल्यांकन क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और परियोजना का चयन किन मेथड से होना चाहिए, इस पर बात की। आज हम पढ़ेंगे कि इसका लाभ क्या है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसकी कुछ झलक आपको देखने को मिल रही है। यूजेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण के लाभ। पहला लाभ है क्वांटिटेटिव टेक्निक, परिमाणात्मक तकनीक। लागत लाभ विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन की एक परिमाणात्मक तकनीक तथा विधि है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ अ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन. It attempts to quantify as far as possible the various cost and benefits. यह यथासंभव प्रत्येक परियोजना की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतों तथा लाभों को परिमाणित करता है, so as to identify the most efficient ones for inclusion is a development plan. ताकि कुशलता में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का विकास योजना में शामिल किया जा सके। ये इसका पहला लाभ है परिमाणात्मक तकनीक। लागत लाभ विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन की एक परिमाणात्मक तकनीक तथा विधि है। यह यथासंभव प्रत्येक परियोजना की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागतों तथा लाभों का परिमाणित करता है कि कौन से इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और कौन से इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, ताकि कुशलता में सर्वश्रेष्ठ परियोजना को विकास योजना में शामिल किया जा सके। चेक ऑन प्रेशर ग्रुप। सेकंड है चेक ऑन प्रेशर ग्रुप, यानी प्रबल संगठनों पर अंकुश। अल्प विकसित देशों में नियोजन की वास्तविक स्थिति से यह पता चलता है कि नियोजन निर्माण प्रक्रिया में कुछ विशेष परियोजना में कई बलशाली समर्थक होते हैं। कोई ऐसे प्लान होता है जिसको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, भाई ये होना चाहिए। प्रादेशिक गुट नियोजकों पर किसी विशेष परियोजना की योजना में शामिल करने के लिए जो दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। लागत लाभ विश्लेषण ऐसे प्रबल संगठनों का एक हितकारी अंकुश का कार्य करता है। भाई कई देशों में ऐसा होता है कि गुटबाजी बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्लान तो होना ही चाहिए। तो जब हम बेनिफिट कोस्ट क्राइटेरिया के आधार पर देखते हैं तो ये बड़ा ही अंकुश लगाता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट कोस्ट क्राइटेरिया में बेनिफिट्स और कोस्ट पर बात की जाती है, ना कि किसी दबाव पर। थर्ड है रिजेक्शन ऑफ इन्फीरियर गुड्स। यदि हम भी मान लें कि लागत लाभ विश्लेषण का नियोजन प्रक्रिया में सुधार कोई सकारात्मक योगदान नहीं है, तो भी इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि कम से कम सभी बेकार तथा घटिया परियोजनाओं को अस्वीकार करने का नकारात्मक कार्य तो अवश्य करता है। कि जो भी बेकार हैं और जो भी अनावश्यक परियोजनाएं हैं उसको नकारने का काम तो ये कौन सा विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण करता ही करता है। तो इसकी मैंने आपको 3 बेनिफिट्स बताई। पहला बेनिफिट है परिमाणात्मक तकनीक, क्वांटिटेटिव टेक्निक। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है चेक ऑन प्रेशर ग्रुप, प्रबल संगठनों पर अंकुश। और तीसरा है रिजेक्शन ऑफ इंफीरियर प्रोजेक्ट्स, घटिया परियोजनाओं को अस्वीकार करना, घटिया परियोजनाओं को अस्वीकार करना। प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण में समस्याएं क्या हैं और कठिनाइयां क्या हैं। लिस्टिंग ऑफ ऑल आइटम्स, सभी मदों का सूचीकरण करना। सबसे पहला है लिस्टिंग ऑफ ऑल आइटम्स, सभी मदों का सूचीकरण करना। इस विश्लेषण की मुख्य समस्या यह है कि प्रत्येक परियोजना की लागत तथा लाभ पक्षों को सभी मदों को स्पष्ट रूप से सही पहचान कर सूचीबद्ध किया गया है या नहीं, इसका हमें आकलन करना चाहिए। इस परियोजना के लाभ अनेक हैं और उससे लाभान्वित होने वाले भी असंख्य हैं। वहाँ सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ की जो बात करना या उसे मापना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को हमें देखना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स को देखना जो है वो आसान नहीं है, काम बहुत कठिन काम है। गैर बाजारी मूल्यों का आकलन करना, वैल्यूएशन ऑफ नॉन मार्केट आइटम्स। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या का संबंध उन मदों से है जिनका बाजार में विक्रय नहीं होता। ऐसी कुछ मदें होती है जिनको हम बाजार में सील नहीं कर सकते,
जैसे हवाई अड्डे के निर्माण से वायु यात्रियों के समय में बचत का मूल्य, सड़कों के चौराहों पर चक्रों को बनाने से बनाई गई जानों का मूल्य, तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम वैल्यू ही नहीं कर सकते। इस प्रकार तेल शोधक कारखानों के लगाने में होने वाले वायु प्रदूषण का मूल्य, तो ये सब चीज़ें जो है इनको आकलन करना बहुत ही कठिन है। थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ शेडो प्राइसेस, छाया कीमतों का आकलन। ये जो शेडो प्राइसेस है इस पर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर पढ़ाऊंगी। शेडो प्राइसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगी। अल्पविकसित देशों में भीषण बाजार अपूर्णताओं के कारण बाजार कीमतें विकृत हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अपूर्णताएं होती हैं तो जो मार्केट प्राइस है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। इसलिए परियोजना के सामाजिक लाभों और लागतों को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। इसलिए मूल्य आंकने के लिए छाया या लेखा कीमतों का प्रयोग किया जाता है, परंतु छाया कीमतों के परिकलन में कोई सहमति या एकमत नहीं हो पाता। और फोर्थ है एप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट, उचित मिति काटा की दर। अनिश्चितताओं को उचित रूप में परिमाणित करने के लिए उचित मिति काटा की दर की जानकारी होना भी काफ़ी कठिन होता है। राजनीतिक अस्थिरता, सैनिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के कारण लागतों लाभों का सही आकलन होना आसान नहीं होता। फिफ्थ है लार्ज एंड लंपी प्रोजेक्ट्स, बड़ी व विशालकाय परियोजनाएं। यह विस्तृत रूप से माना जाता है कि अल्पविकसित देशों में बहुत से निवेश बड़े आकार के होते हैं। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो बड़े आकार के होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं बहुत विशालकाय होते हैं, लंपी होते हैं। ऐसे निवेश अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं। इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं अर्थव्यवस्था में। ये निवेश अर्थव्यवस्था के समूचे आकार की तुलना में इतने बड़े होते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था के सापेक्षित उत्पादों और कीमतों की जो कीमतें हैं वो बदल देते हैं। जैसे एक नदी घाटी परियोजना को पूरा होने पर उसके कई क्षेत्रों में उत्पादन लागतों तथा कीमतों पर, विद्युत तथा सिंचाई जल की आपूर्ति बढ़ने पर विस्तृत रूप से प्रभाव पड़ते हैं। सिक्स्थ है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो आती हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। लागत लाभ विश्लेषण के अल्पविकसित देशों में लागू करने में वित्त की कमी होती है, प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी आती है, समय की कमी होती है, आदि अनेक बाधाएं होती हैं। जब बड़ी संख्या में विविध क्षेत्रों में अनेक परियोजनाओं का विकास योजना में शामिल करने के लिए चयन करना पड़ता है। प्रैक्टिकल लेवल पर भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ यहाँ आती हैं हमें, जैसे जो ट्रेंड लेबर होती है उसकी कमी आना, फाइनेंस की कमी आना, ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो एक अप्रेजल हमने पढ़ा कि क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो कंक्लूजन अब के रूप में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नियोजन का संबंध मुख्यतः साधनों के इष्टतम प्रयोग से होता है। कि नियोजन, मैंने आपको प्लानिंग पहले बार भी बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ाया है, और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक का, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, कि प्लानिंग का मतलब है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। For this purpose, the planner rank various project in the descending order of their B upon C cost. इस कार्य के लिए नियोजक विभिन्न परियोजनाओं को उनकी लाभ लागत अनुपात के अनुसार घटते क्रम में श्रेणीकरण करते हैं। जो प्लानर्स हैं वो क्या करते हैं कि लाभ कितना है, लागत कितना है, उसके आधार पर श्रेणीबद्ध करते जाते हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू एनालाइज क्वान्टिटेटिव एस्टिमेट्स। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है टू एनालाइज क्वांटिटेटिव टेक्निक, कि इसको परिमाणात्मक अनुमानों में मापा जा सके इन द एब्सेंस ऑफ बेटर ऑल्टरनेटिव द यूजेस। फिर भी कई अन्य विकल्प की अनुपस्थिति में नियोजन के इस उपकरण का प्रयोग योजना निर्माण की प्रक्रिया को विवेकशीलता प्रदान करता है। तो ये जो प्लानिंग का टॉपिक है ये लमसम यहाँ कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा टॉपिक प्लान एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लान एवोल्यूशन होता क्या है, और प्लान एवोल्यूशन करने के लिए
क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी परियोजना का विस्तृत विवरण हमें पता होना चाहिए। फिर हमें लागत तथा लाभ की गणना करनी चाहिए। फिर उनके मूल्य निर्धारण करना चाहिए, भी लागत कितनी है और लाभ कितनी है। फिर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, जो उन वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देते, अमूर्त हैं। डिस्काउंट रेट की बात की हमने, उसमें रिस्क और अनसर्टिनिटीज़ देखी। फिर जस्ट इससे पहले वाला जो मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर लिया था, उसमें मैंने परियोजना का चयन आपको पढ़ाया था। 3 मेथड्स बताए थे मैंने, उन मेथड्स के नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दोबारा से। पहला मेथड है बेनिफिट कॉस्ट क्राइटेरिया, दूसरा है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, और तीसरा है आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर्स में हम देखिए, और इस पर तीनों पर नेट में क्वेश्चन आता ही आता है। ये पूछ लेते हैं कि आईआरआर क्या होता है। आईआरआर से वो रेट होती है जिस पर एनपीवी 0 होती है। बेनिफिट कॉस्ट क्राइटेरियन का फॉर्मूला क्या होता है, B/C, आई का मतलब क्या होता है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको पिछले लेक्चर में मिलेगी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे दोबारा से पढ़िए। फिर लास्ट में आपको मैंने बताया कि यूज़ ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि लाभ लागत विश्लेषण के उपयोग क्या है। क्वांटिटेटिव टेक्निक है ये, और चेक ऑन प्रेशर ग्रुप्स, रिजेक्शन ऑफ इंफीरियर गुड्स, डिफ़िकल्टीज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और अंत में धन्यवाद।